तो कैसे हो आप सभी चंगू मुंगू चमनप्राश जैसे प्यारे बच्चों। आज इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप सभी पुराने लेक्चर देख चुके होंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में और भी बड़े बड़े नाम पढ़ने वाले हैं और जाने माने साइंटिस्ट जैसे कि डी ब्रॉगली, मैक्स प्लैंक और हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्टों को जानेंगे कि इन लोगों ने कितनी तरक्की करी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कहां तक लेके गए। ठीक है ना, मुझे पता है थोड़ा सा लग रहा है कि भाई कुछ ज्यादा ही सिलेबस बढ़ रहा है, बट कोई बात नहीं, समझना जरूरी है, बड़ी क्लास में आए हो तो। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक ज्ञान दे दूं। ये ज्ञान ये है कि अभी तक आप लोगों ने जितने लेक्चर देखे हैं, जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं या जितने भी मॉडल ऑफ एटम हम लोगों ने करे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड थे। फिर से सुन लो, मैंने बोला कि जितना कुछ अभी तक आप पढ़ चुके हो वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था। क्लियर हो गया। अब सडनली क्या होता है, रातों रात हमारे पास मैक्स प्लैंक नाम का एक प्राणी आता है। ठीक है जी, इस प्राणी ने क्या करा, ये प्राणी जो है ये लाइट के बारे में पढ़ता था। ये साइंटिस्ट जो है मैक्स, लाइट का नेचर बच्चों पढ़ता था उस समय, राइट। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि ठीक है जी, हम लोगों को पता है कि लाइट का बच्चों कौन सा नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर होता है बच्चों। क्या होता है, लाइट का वेव नेचर होता है कि लाइट हमारी एक वेव की तरह ट्रैवल करती है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट रातों रात ही इसने एक और चीज बोली कि लाइट का वेव नेचर नहीं, लाइट का बच्चों पार्टिकल नेचर भी है। क्या नेचर है, लाइट का क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है। और यही सुनते ही सारे साइंटिस्टों की वाट लग गई रातों रात। ठीक है, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज थी वो अभी तक हम पार्टिकल नेचर पे पढ़ रहे थे। सडनली जब पता चलता है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, तो हुआ क्या, सारी की सारी थ्योरीज धीरे धीरे फेल होने लग गई। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं हुआ क्या। इस भाई साहब ने बोला कि ऐसे समझो कि आपके पास एक सोर्स है, आपके पास ऐसे समझो कि एक सोर्स है जहां से बच्चों एक लाइट आ रही है। ठीक है, ये आपकी एक लाइट आई, क्या है बच्चों, ये एक लाइट एमिट हो रही है यहाँ। ठीक है जी, तो कायदे से लाइट अपना कौन सा नेचर शो कर रही है बच्चों, वेव नेचर शो कर रही है। ठीक है, मैक्स प्लैंक भाई साहब ने बोला कि मैं अगर इसे एक पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करूं यहां से, ठीक है जी, और इस पॉइंट में उसने बोला कि लाइट जो है उसका वेव नेचर तो है, बट उसमें कुछ हद तक छोटे छोटे क्या है बच्चों, आपके पार्टिकल्स हैं, राइट। इन्हीं पार्टिकल्स को उस भाई साहब ने बोला, इन्हीं पार्टिकल्स को उन भाई साहब ने बोला कि एक पैकेट है, ये क्या है आपका, एक क्वांटा करके पैकेट है, क्वांटा करके एक फॉर्म ऑफ पैकेट है, जिसको उसने छोटे छोटे फोटॉन्स का नाम दे दिया, जिसको उसने क्या बोला बच्चों, छोटे छोटे फोटॉन्स का नाम दे दिया। ठीक है जी, और यहीं से ही बात उठी थी कि लाइट का वेव नेचर तो है, बट साथ में लाइट क्या नेचर शो कर रहा है बच्चों, पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्या हमने पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट का एक वेव नेचर है, उसको जब एक फॉर्म ऑफ स्टडी करा गया तो उसमें पता चला कि एक फॉर्म ऑफ क्वांटा पैकेट आता है जिसके अंदर छोटे छोटे फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो डिनोट करते हैं या बताते हैं आपको कि लाइट का कौन सा नेचर है बच्चों, पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर हो गया, वेरी गुड जी। तो इसमें दिक्कत क्या है सर, लाइट का है ना वेव नेचर, हमको क्या लेना देना बच्चों। यहीं से ही समझ में आता है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर है, तो जरा यहां पर देखो कि अगर किसी का वेव नेचर था उसका पार्टिकल नेचर भी है, मतलब पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है या वेव पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। मुद्दे की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पॉसिबल है, यही सवाल उठा था, यही सवाल उठा था, और इसी पे ही धीरे धीरे काम करना शुरू करा गया, क्योंकि अब तक तो हम लोग सिर्फ पार्टिकल नेचर पढ़ रहे थे और उसी पे ही अपनी थ्योरीज बना रहे थे, पढ़ रहे थे, मान रहे थे। बट धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और पता चला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी पॉसिबल है। अब इससे कई सारे सवाल उठते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है और अगर वो वेव नेचर शो करता है, तो हम लोगों का भी तो पार्टिकल नेचर है, क्या हमारा भी वेव नेचर होगा, क्या टेबल का भी वेव नेचर है, क्या फैन का भी वेव नेचर है, मतलब हमारे आसपास जितनी भी पार्टिकल से बनी हुई चीजें हैं, क्या उन सबका वेव नेचर है, अगर है तो हमको दिखता क्यों नहीं। तो इसी की बात करते हैं, फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, डी ब्रॉगली भाई साहब की तरफ, राइट। तो फटाफट से पॉज कीजिए, मैक्स प्लैंक को नोट डाउन कीजिए और अगला बढ़ते हैं अपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की तरफ। क्लियर है जी,
आगे बढ़े। वेरी गुड बच्चों, चलो अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पॉसिबल है कि नहीं। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो बच्चों डी ब्रॉगली नेक्स्ट साइंटिस्ट है और इसने अपनी एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का यहाँ पर मतलब ये है कि इसने सिर्फ एक सोच विचार दी अपना कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला अगर आपको डुअल नेचर कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या करना है, डुअल नेचर कैलकुलेट करना है। यहां लिख लेते हैं, इसने बात करी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर। डुअल नेचर ऑफ, क्या बात करी, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर की इसने बात करी। तो बच्चों इसने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला ये था आपके पास कि वेवलेंथ अगर हमको किसी की निकालनी है तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी करके बच्चों इसने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो हमको तो पता है कि पार्टिकल्स का वेव नेचर तो है, पार्टिकल्स का पार्टिकल नेचर तो है, बट उनका अगर हमको वेव नेचर कैलकुलेट करना है, क्या बच्चों, अगर हमको वेव नेचर कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे वेवलेंथ निकालने के लिए। क्लियर हो रहा है। यहां पर वेव लेंथ निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला यूज करा है, इसमें जो h है ये आप लोगों को पता है क्या होता है बच्चों, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर। ये m जो होता है बच्चों ये होता है मास, एंड ये v जो होता है बच्चों ये क्या हो गया आपकी वेलोसिटी। क्लियर है जी। एंड ये क्या हो गया आपका वेवलेंथ, क्या हो गया आपका वेवलेंथ। क्लियर है। तो कुल मिला के डी ब्रॉगली की तरफ से एक फॉर्मूला आता है आप लोगों के लिए, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम बी। क्लियर है जी। तो अगर किसी का भी हमको वेव नेचर निकालना है तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है। अब थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, यहां वेवलेंथ और मास के बीच में क्या रिलेशन है और इसको समझते हैं। देखो, तो यहां वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, मास। इससे क्या समझ में आता है और देखते हैं कि अगर बॉडी का मास जो है वो ज्यादा है, बॉडी का मास बच्चों ज्यादा है, तो उसका वेव नेचर क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली कम होने वाला है। जैसे कि अगर मैं हम लोगों की बात करूं तो हमारा तो पार्टिकल नेचर है, तो अगर हम लोगों को अपना वेव नेचर कैलकुलेट करना तो हम अपना मास पुट करेंगे यहाँ, और हमारा मास ऑटोमेटिकली क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो हमारा वेव नेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। तो यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए करी गई कि इलेक्ट्रॉन का मास जब बच्चों यहां पर पुट करा गया तो वेव नेचर उसका आया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है बच्चों, कम है, तो उसका वेव नेचर ऑटोमेटिकली क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 31 केजी, माइनस में 31 केजी, माइनस में कितना कम है, जितना कम मास है उतना ही ज्यादा उसका वेव नेचर आ गया। तो इसलिए डी ब्रॉगली भाई साहब ने आप लोगों को सिंपली बोला कि किसी का वेव नेचर निकालना है, सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दो। क्लियर हो गया। क्लियर है जी, वेरी गुड जी। थोड़ा सा बच्चों एक और चीज बताता हूं, कभी कभार ये फॉर्मूला नहीं लगता तो हम लोग एक और फॉर्मूला याद करने वाले हैं, वो होता है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, क्या है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट में m इंटू टू, देखो m इंटू टू इंटू काइनेटिक एनर्जी, m इंटू टू इंटू काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये वाला तब यूज करना है जब वेलोसिटी आप लोगों को पेपर में नहीं दे रखी। देखो यहां पर हमने वेलोसिटी पुट करी है, अगर उसने वेलोसिटी ही नहीं दी, आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन वेलोसिटी नॉट गिवन, क्या, वेलोसिटी नॉट गिवन, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सब कुछ सेम है, ये वाला जो भाई साहब है ये आपकी क्या है, इसके अंदर बस एक काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड जी। तो अब तक बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है, हम लोगों ने डिस्कस करा है कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर चलता आ रहा था, धीरे धीरे मैक्स प्लैंक ने बोला कि लाइट का वेव नेचर है, उसी के साथ साथ उसका पार्टिकल नेचर भी है। तो इस पे बात उठी कि क्या इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, तो हमारे पास डी ब्रॉगली आया, उसने फॉर्मूला दिया और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चला कि हाँ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। ठीक है, वेरी गुड जी। पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए जी जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे।
वेरी गुड जी। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों अपने पास हाइजेनबर्ग भाई साहब, ठीक है। अब ये हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं, क्या समझना है इसमें, इसको भी समझेंगे, ठीक है। देखो, तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, सिंपल सा पहले मैं समझा देता हूं। हाइजेनबर्ग ने बोला कि सपोज करो बच्चों आपके पास एक एटम है, ठीक है, ये रहा एटम और ये रहा उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसी की बात हाइजेनबर्ग ने करी। हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हो कि भैया ये देखो ये रहा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो आप उसकी जिंदगी में कभी भी वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरे तरीके से बोल देता हूं कि आपने बोला कि सर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मुझे पता है कि ये कितनी तेजी से घूम रहा है, तो मैं बोलूंगा अब आप इसकी पोजीशन कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कायदे से कहने का मतलब यह है, हाइजेनबर्ग ने बोला कि या तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड कर लो या वेलोसिटी फाइंड कर लो, दोनों एक समय पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर से, इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन कैलकुलेट कर लो या वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, दोनों एक साथ कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो आओ इसको लिखते हैं। क्या बोला हाइजेनबर्ग ने? हाइजेनबर्ग ने बोला कि वी कैन ओनली कैलकुलेट द पोजीशन और velocity of an electron respectively at a time both cannot be calculated at an instant, calculated together at an instant, ठीक है, cannot be calculated together at an instant, ठीक है। तो यानी कि एक समय पर सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरी चीज कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। इसी को ही अनसर्टेनिटी बोला गया था। यही चीज तो अनसर्टेन है कि एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरी आप कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकते, ठीक है। आओ समझते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से। हाइजेनबर्ग भाई साहब ने कुछ चीजें आप लोगों को बोली, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसने डेलेक्स बोला। डेलेक्स क्या होता है बच्चों? डेलेक्स होता है अनसर्टेनिटी। क्या होता है हमारे पास? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या होता है बच्चों ये? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ऐसे ही हमारे पास आता है डेल पी। डेल पी होता है बच्चों अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल पी हम लोग और लिख सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करके डेल वी। ये क्या हो गया आपके पास? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। थोड़ा सा समझते हैं बच्चों इसको, ये थोड़ा सा ना बराबर कर देते हैं, ठीक है जी। वेरी गुड जी। चलो देखो बच्चों, आप लोगों को मोमेंटम का फॉर्मूला पता है? मोमेंटम क्या होता था? P इज इक्वल्स टू एम वी। ये याद है? P इज इक्वल्स टू एम वी। तो मोमेंटम में हमारे पास वेलोसिटी नाम का प्राणी आता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी लिखा। अब इसको फॉर्मूला के बेस पे समझते हैं, ठीक है। आओ जी समझे हैं। हाइजेनबर्ग ने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला बच्चों ये है कि डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। एच अपॉन में बच्चों क्या? 4 पाई, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको ओपन अप करते हैं। क्या बच्चों? थोड़ा सा इसको ओपन अप करते हैं। एज इन मुझे पता है कि मोमेंटम जो है वो mv के इक्वल है, राइट बच्चों। तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि डेल एक्स डॉट में m डेल v बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई। h अपॉन में 4 पाई। बच्चों मोमेंटम किसके इक्वल था? mv के इक्वल था। अब मैंने m पे डेल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मास क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, तो मास में कोई चेंज नहीं आ सकता, इसलिए हमने डेल से वेलोसिटी पे लगाया है। क्लियर है? वेरी गुड जी। तो हमारे पास हाइजेनबर्ग का ये फॉर्मूला आ जाता है। इसी से ही हम लोगों को अनसर्टेनिटी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है।
अब इसमें कुछ कुछ चीजों का और ध्यान रखते हैं, समझो। यहां पर जो h/4 आपको दे रखा है, ये वाला जो भाई साहब है आपको, ये बच्चों बेसिकली एरर होता है। क्या होता है ये? एरर होता है। यही आपकी अनसर्टेनिटी है, यही आपकी क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी है। आओ इसको समझते हैं। सपोज करो बच्चों कि आप लोगों ने क्या पोजीशन कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रॉन की, पोजीशन कैलकुलेट कर ली किसकी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। और आपका आंसर क्या आया है? 100% करेक्ट है। आपका आंसर क्या है? 100% करेक्ट है। इसका मतलब बच्चों आपके आंसर में एरर जो है वो क्या है? 0 है। सुन लो, फिर से सुन लो ढंग से। मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों ने पोजीशन कैलकुलेट कर ली किसकी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। और 100% करेक्ट आंसर है आपका, आपने कोई गलती नहीं करी है। तो इसका मतलब अगर आपका आंसर सही है तो आपके आंसर में एरर क्या हो गया? 0 हो गया। और पोजीशन को किससे डिनोट करते थे? डेल एक्स से। यानी कि कायदे से डेल एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे आंसर में एरर क्या है? 0 है। क्लियर है? अगर अब हम फाइंड करने जाएंगे वेलोसिटी, तो यहां लिखते हैं फाइंडिंग वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? फाइंडिंग वेलोसिटी भाई साहब को तो हम लगाते हैं डेल एक्स डॉट में एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। क्लियर है? हमको बच्चे वेलोसिटी निकालनी है तो बाकी सबको वहां बेचते हैं। तो क्या आया? डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई डॉट में डेल एक्स डॉट में मास। क्लियर है? इन दोनों प्राणी को मैंने उस तरफ नीचे भेज दिया क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा बच्चों जल्दी से देखो, डेल एक्स यानी कि हमारे आंसर में एरर कितना था? 0 था। तो यहां पर हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास? डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई 0 m। और एनीथिंग अपॉन 0 बच्चों कितना हो गया? कितना हो गया? इनफाइनाइट। यानी आप जिंदगी में कभी भी वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है? यही सेम टू सेम कहानी आप लोग पोजीशन के लिए भी कर सकते हो कि आप लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, मतलब आपके वेलोसिटी में एरर कितना आया है? 0 आया है। तो आप पोजीशन कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए भी क्या आने वाला है? इनफाइनाइट आने वाला है। क्लियर है? वेरी गुड जी। अच्छे बच्चों की तरह हाइजनबर्ग भाई साहब को नोट डाउन करो। ठीक है, चलो जी, इसको भी नोट डाउन करो। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मैक्स प्लैंक भाई साहब से, जो लाइट की स्टडी करता था। और उसने क्या बोला कि लाइट का वेव नेचर तो है बट साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी है, जिसमें फोटॉन्स की बात करी गई थी। राइट? तो बात यही उठी कि अगर पार्टिकल नेचर वेव नेचर शो कर सकता है कि नहीं, तो इसीलिए हमारे पास डी ब्रॉगली भाई साहब आए थे। उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बताया गया कि यस, अ पार्टिकल कैन हैव अ डुअल नेचर दैट इज अ पार्टिकल एंड अ वेव नेचर। ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे कि अगर हमारा पार्टिकल नेचर है तो क्या हमारा भी वेव नेचर है? बिल्कुल है, बट हमें दिखता है इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मास ज्यादा है। तो वेव नेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, बाय चांस अगर वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो सेकंड फॉर्मूला आप लोगों को ये यूज करना है जब काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी। वेरी गुड जी। हाइजेनबर्ग भाई साहब पे आए तो इस भाई साहब ने सिर्फ सिंपल सा ज्ञान दिया कि एक समय पर एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, कि या तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट कर लो या वेलोसिटी कर लो। एक समय पर दोनों चीजें कैलकुलेट कभी भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आंसर में h अपॉन में 4 पाई तक का एरर रहेगा। क्लियर है? वेरी गुड जी। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन 24 घंटे खुला है, पूछ लेना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अगर मजा आया पढ़ने में। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ही समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं? अब नेक्स्ट लेक्चर में श्रोडिंगर भाई साहब की बात करी जाएगी। यानी कि अब तक हमारे पास जितने मॉडल ऑफ एटम थे, थॉमसन भाई साहब, रुदरफोर्ड भाई साहब, बोहर भाई साहब, ये सब तो इलेक्ट्रॉन नेचर, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड थे। अब साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आ गया, तो उसको भी तो काउंट डाउन करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए नेक्स्ट हमारे पास मॉडल आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। राइट? तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने भी घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।